बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वह बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा होता वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता था। फिर एक दिन चमन जंगल से गुजर रहा होता है। तभी काला बंदर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस काले बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो काला बंदर यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वह काला बंदर चमन का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बिमला देखो, ये वही काला बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। वह काला बंदर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और तलाश करते करते वह एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ राजेश और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वह चिंघाड़ने लगता है। तभी राजेश की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? अरे भगवान जल्दी उठो। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है। वह उस काले बंदर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी ये क्या चीज है? अरे मर गए रे। तभी वह काला बंदर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। फिर वह दोनों जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काले बंदर का खौफ है। हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर चमन भाई, कल तो मैं और मेरे बीवी बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। यार राजेश, काले बंदर के हमले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ बहुत बहुत बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना मकान बहुत ही कम कीमत पर बेचकर शहर चले गए हैं। भाई, मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं? इस काले बंदर के खौफ के कारण जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर मुखिया के पास चलना चाहिए, ताकि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तुम सही कहते हो भाई। मुखिया जी, आपको तो पता ही है, पूरे गांव में काले बंदर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों में बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस काले बंदर का सामना करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई व्यक्ति काले बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना करे। हो सकता है वो अपने सामने अपने से ज्यादा बड़े काले बंदर को देखकर डर जाए, लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे 2 गुना बड़ा है। अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखाई देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम 2 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम उस काले बंदर से भी ऊंचे हो सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि वह 2 लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन काले बंदर का सामना करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। चमन और राजेश, तुम दोनों ने उसका सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुखिया जी, बल्लू की तरकीब तो सही है,
लेकिन वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुम घबराओ मत। जब तुम उस काले बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे। अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की जान बचा लेंगे। ऐसा है तो ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं उस काले बंदर का सामना करने के लिए। फिर रात होने पर बल्लू चमन और राजेश को एक के ऊपर एक खड़ा करवाकर उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देता है। अरे वाह चमन और राजेश, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। भाई बिल्लू, अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा तो क्या होगा? अरे यार तुम घबराओ मत। बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे डराने की कोशिश करना। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। चमन भाई, मुझे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से हो जाता है। राजेश भाई, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है, अब क्या करें? भाई जोर जोर से आवाजें निकालो ताकि वो डर जाए। ए बंदर, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? मैंने तो काले बंदर का भेष पहना हुआ है, लेकिन ये तो सच में काला बंदर है। ये तो मुझे एक ही वार में मार देगा। अब मैं क्या करूं? राजेश भाई, जोर जोर से आवाजें निकालो। मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यहीं आ रहा है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, हाय आज तो मैं मरी गया। ये काले बंदर का भेष बदलना तो मुझे महंगा पड़ गया। फिर वो काला बंदर भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है उसका मुखौटा उसके सिर से निकलकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया। तभी चमन और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो शहर के एक सेठ ने पैसे दिए थे ताकि मैं सब गांव वालों को काला बंदर बन के डराऊं और उनमें इतना खौफ भर दूं कि वो अपनी जमीन को आधे दामों में सेठ को बेच दे। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, ये काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया निकला। फिर चमन भी अपना मुखौटा उतार देता है। वह बहुरूपिया चमन को देखकर हैरान रह जाता है। हाय रे, ये क्या तुम भी बहरूपिया हो? हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ। हम तो बस तुम्हें यहाँ से डराकर भगाने आए थे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लालच में किया। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहाँ सब गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। वे उस बहरूपियों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो कोई बहरूपिया है जो काला बंदर बनकर हमें डराता था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर सब गांव वाले खुशी खुशी गांव में रहने लगे। गांव में चुड़ैल का साया था और वो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, परंतु उसको कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण उसे गांव की औरतें अक्सर ताने दिया करती थीं। एक बार गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही होती हैं और रेखा भी पानी लेने वहां जाती है। अरे ये देखो, रेखा जी आ रही हैं। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन बेचारी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे रूपा बहन, बोलती तो तुम ठीक हो। तभी रेखा वहां आ जाती है
मुझे बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम सबको क्यों दुख हो रहा है? औरत होकर भी ताने देती रहती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन इस बात से रेखा बहुत दुखी हो जाती है और अक्सर दुखी रहने लगती है और धीरे धीरे वो गांव में भी सबसे बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल आती है और सोते हुए एक छोटे बच्चे कल्लू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे नहीं भैया री, चुड़ैल चुड़ैल, मम्मी बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे सुसु आई है, जरा जाने दो, छोड़ दो। चुड़ैल उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो चिल्लाकर गांव वालों को ना बुला ले। चुड़ैल उठाकर उसे ले जाती है। अगली सुबह मेरा कल्लू कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा रूपा, काहे जमीन को सर पर उठा रही हो? और कल्लू वो कालिया कहाँ से चांद का टुकड़ा हो गया है? लेकिन भैया तुम चुप रहो, नहीं तो यही पीटेंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बीवी के सामने। हाय रे मेरा कल्लू। उसके बाद गांव वाले कल्लू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कल्लू उन्हें नहीं मिलता। अरे मानो न मानो भाइयों, ये चुड़ैल का काम है, वो ही बच्चों को उठा रही है। फिर आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब उन डरावनी आवाजों को सुनकर अपने घरों में छिपे रहते हैं और चुड़ैल से डरते हैं। अजी वो देखो, कितनी खतरनाक चुड़ैल है, पता नहीं ये नासमिटी चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई। फिर चुड़ैल एक और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले फिर से एक साथ मिलते हैं। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा? मैं कह रहा था ना कि कोई चुड़ैल जरूर है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई चुड़ैल का मामला है। चुड़ैल ही सारे बच्चे चुराती है और उन्हें मार डालती है। सब अपने घरों के अंदर ही रहना, गलती से भी बाहर मत आना उस चुड़ैल के सामने, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी वो। अरे लखन भैया, आप अगर मुझसे बड़े नहीं होते तो मैं आपके सारे दांत यूं तोड़ देता। आप भी इस जमाने में भूत और चुड़ैलों की बात करते हो। क्या दांत तोड़ देता? तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता गांव में चुड़ैल आती है? सबको पता है। तुम अपने घर में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना। तुम ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो हैं? हमने जो देखा वो बता दिया। तभी वहाँ बूढ़ा हरिया आता है। अरे नास मिटो, काहे को सुबह सुबह लड़ रहे हो? गांव में इतना संकट आया हुआ है। अरे बाबा, ये रॉकी ही हमारी बात नहीं सुन रहा। हाँ रॉकी बेटा, सही कह रहा है लखन। सब जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का साया है। एक तांत्रिक को बुला के दिखा लेते हैं। अरे बुड्ढे, क्या बोल रहा है यार? ये तो तांत्रिक बुलाने के चक्कर में पड़ गया। इसके बाद हरिया और बाकी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ दिन पहले रात में आते समय कुछ डरावनी आवाजें पीछे से बुला रही थीं। एक बार चेक करो कौन सी चुड़ैल है बाबा। इसके बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद, अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो। अरे दुष्ट बालक, क्या छुपन छुपाई का खेल हो रहा है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी जादू से बकरी बना दूंगा। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गांव वाले फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि यदि ये चुड़ैल का काम नहीं तो किसका है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे की फिर से चोरी हो जाती है। इस बार गांव वालों का शक रेखा पर जाता है। हो ना हो, हमका तो लागत है ये काम इस रेखा का है। इसके बच्चा तो हो नहीं रहा, इसीलिए लागत है चिढ़ के मारे ये हमारे बच्चों को मार रही है।
अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? भला रेखा ऐसा काहे करेगी? ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ बेचारी पर। तुम तो चुप ही रहो लखन भैया, तुम तो बेचारी कहोगे ही। देखे हैं कई बार तुम्हें निहारते हुए उसको, बहुत ही प्यार से देखते हो रेखा को, तुम्हें क्यों लगेगी वो बच्चा चोर? उसके बाद सारे गांव वाले रेखा के घर चल पड़ते हैं। रेखा अपने घर के सामने ही बैठी होती है। देखो देखो महारानी जी कैसे बैठी हैं, आराम से हमारे बच्चों को चुरा कर। अरे अरे रूपा बहन, ये क्या बोल रही हो? भला 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 मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे बच्चों को? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को भी अपना ही माना है। ओ हो। देखो भाइयों, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है हमारे बच्चों को चुरा कर। चल हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यही मार खाएगी। अरे अरे रेखा बहन, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मुझे भला बुरा बोलती रहती हो। भला मैं क्यों चुराऊंगी बच्चों को? अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, कल आना तब बात करेंगे। लगता है बहनों ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी मानो तो इसे पीटते हैं, पिट कर ही बताएगी अब ये। रूपा के भड़काने के बाद गांव की औरतें जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं, रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं और उसे घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध देते हैं। रात भर बाहर बंधी रहेगी तो सुबह अपने आप सच बोलेगी। गांव वाले रात में रेखा को वहीं बांध कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेखा का पति कबीर गांव आता है और रेखा को खोलकर उसे घर के अंदर लेकर आता है। अरे रेखा, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? मैं उन सबको जान से मार दूंगा, मुझे सारी बात बताओ। फिर रेखा कबीर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये लोग हमें बच्चा चोर समझ रहे हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम रात में कुछ लोग मिलकर पहरा देते हैं और उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब मेरी बीवी को ही बच्चा चोर समझते रहेंगे नहीं तो। सरपंच मान जाता है और चुपचाप कुछ लोग रात में छुपकर पहरा देते हैं। अरे रेखा, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई, एक बच्चे को उठा कर ले जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं, शायद वहीं से बच्चों का कुछ पता चल जाए। उसके बाद कबीर सरपंच उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा के सामने जाकर रुक जाती है और रोशनी करती है। चुड़ैल रुक जा, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इस आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे मारेगा तू? चल जा यहाँ से, मैं चुड़ैल हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस आग को। कबीर उसकी एक नहीं सुनता और आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और फिर जैसे ही चुड़ैल का मुखौटा हटता है तो ये क्या, अंदर से तो लखन निकलता है। लखन चुड़ैल का मुखौटा उतार कर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, मर गया रे! अरे गांव वाला तुम्हारा नाश मिटे, मुझे आग क्यों लगा दी? अरे मैं हूँ लखन, कोई चुड़ैल नहीं है इस गांव में। हाय रे, कोई पानी लाओ, मैं जल रहा हूँ। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पहले सब बच्चों का पता बताओ, तभी हम तुम्हारी आग बुझाएंगे। अरे सब इसी गुफा में है सही सलामत, मुझे बचाओ। मर गया रे। फिर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और लखन की आग को बुझा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इन बच्चों को बेचकर अमीर बनना चाहता था, मुझे माफ कर दो। गांव की औरतों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे मारने लगती हैं। रहने दो, इसे पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। फिर सबको अपने बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। रेखा बहन, हमें माफ कर दो,